हेलो जी, नमस्ते, गुड इवनिंग सभी को। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्लियर है सब? पहले ये बताओ, ऑडियो वीडियो सही है? ऑल क्लियर? ओके। क्लियर है? ओके, थैंक यू। तो कैसे हैं आप सभी हैं? और एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है? फॉर्म आपने भर दिया है? नहीं भरा है तो 28 तारीख लास्ट डेट है, ध्यान रखें लास्ट डेट से पहले पहले, क्योंकि बाद में साइट बिजी हो जाती है, तो पहले ही फॉर्म भर लें। और 50% ऑफ चल रहा है कोर्सेज पे। ठीक है, नवरात्रि का ऑफर है। दिखाई सुनाई दे रही हूँ आज, ये नहीं बोला। आपने सुना नहीं? अच्छा। हाँ, आज इंग्लिश में बोला ना, हिंदी में नहीं बोला। अच्छा, ऑडियो वीडियो बोला। बात तो एक ही है ना। तो नवरात्रि का ऑफर चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है ना। तो आप, अगर आपका कोई जानकार है जिसने कोर्स ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकता है। और अगर आप मुझे 1 मिनट का टाइम देंगे तो मैं पानी लेके आ जाती हूँ ना। आज मैं पानी रखना भूल गई हूँ, बस 1 मिनट में आती हूँ। बाकी बच्चे रामलीला मैदान में भंडारे की लाइन में होंगे, आएंगे थोड़ी देर में खाते हुए, कोई बात नहीं। जी देखो, अपनी अपनी लाइफ है सबकी, है ना। जिसने जो करना है आजाद है, आजाद भारत के निवासी हैं। कुछ भी करना है तो आजाद है। क्यों? जिसने पढ़ना है वो पढ़ सकता है, जिसने घूमना है वो घूम सकता है, जिसने खाना पीना है खा पी सकता है, अपनी मर्जी है कि एंजॉय कर सकता है ना। तो इसलिए हम तो फिलहाल पढ़ते हैं। चले हम, कौन कौन है एक बार मैं देख लेती हूँ। अंशिका, सुशीला, अंकिता कुशवाहा, खुशी मिश्रा, प्रीति कुमारी और अंजलि। हम्म। पढ़ाई चल पढ़ाई चल रही हूँ या पढ़ाई कर रही हूँ? क्लास ज्वाइन की है, ओके, वेरी गुड। अच्छा, एक महापुरुष और आए हैं कोई, एसएस। चलें, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, जिसने जो करना है कर सकता है ना। अभी 10 मिनट लगेंगे घर पर। अच्छा, आप घर पे नहीं हो मतलब? ओके जी, कोई बात नहीं। चलो अभी हम ये याद करेंगे ट्रिक के साथ। पहले आचार्यों के नाम, मतलब पूरे याद नहीं करवाऊंगी, यहाँ तक ही 10वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी तक करवा दूंगी। 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं का कल करवा दूंगी, है ना। क्योंकि इनकी ग्रंथ भी याद करने पड़ेंगे आपको और इनके सूत्र भी याद करने पड़ेंगे। पहाड़ी चढ़ रही, आपकी भी पहाड़ियां होती हैं? महापुरुष वैसे ही बोल दिया, वो शो कर रहा था ना, एक कोई व्यक्ति एक्स्ट्रा आया है इसलिए। आप केस मत बनवा देना मेरे ऊपर अब। चलो, संस्कृत के आचार्यों की स्मृत परंपरा।
आचार्य है, समय है और ग्रंथ है। तो भरत मुनि है, जिनका समय दूसरी शती है। ठीक है, सबसे पहले आचार्य यही है, संस्कृत आचार्य है ना। संस्कृत आचार्य हम पढ़ रहे हैं, भारतीय काव्य शास्त्र हम पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम इसको कंप्लीट कर देंगे, भारतीय काव्य शास्त्र को, और कल सुबह हम पाश्चात्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो भरत मुनि है दूसरी शती, और इनका जो ग्रंथ है वो नाट्य शास्त्र है। भामह ये छठी शती के हैं, और इनका जो ग्रंथ है वो काव्य अलंकार है। दंडी है सातवीं शताब्दी के, और काव्यदर्श इनका ग्रंथ है। उद्भट आठवीं शती, और काव्य अलंकार सार संग्रह इनका ग्रंथ है। वामन आठवीं शती, और काव्य अलंकार सूत्र इनका ग्रंथ है। रुद्रट नौवीं शती, और इनका भी ग्रंथ का नाम क्या है, काव्य अलंकार। आनंदवर्धन है नौवीं शती, और इनके ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक। ठीक है, तो मेरा घर पहाड़ी पर है। अच्छा, आपके वहां भी पहाड़ी होती है क्या? मुझे लगा यही पहाड़ी होती है बस। चले, इनका पहला पहला अक्षर ले लेंगे हम याद करने के लिए। ठीक है, द, उ, वा, रो, आ। ठीक है, इसको ऐसे कर लें के भर। अ, इसको अगर हम पूरा देखें, भर, भर, भर भाम, अ, द, दवा, दवा और रुआ। ठीक है, ये एक मंत्र समझ के याद कर लेना। भर भाम दवा रुआ। भर भरत, भाम भामा, द दंडी, उ उद्भट, वा वामन, रु रुद्रट, आ आनंदवर्धन। ठीक है, ये सब किसके हैं? ये है दूसरी, है ना। दो, छ, सात, आठ, आठ, नौ, नौ। दो, छ, सात, आठ, आठ, नौ, नौ। दो, छ, सात, आठ, आठ, नौ, नौ। ये किसी का नंबर समझ के याद कर लेना, और ये मंत्र समझ के याद कर लेना। ठीक है, दो, छ, सात, आठ, आठ, नौ, नौ। 26 78 899, ऐसे ही करते हैं ना नंबर याद। गुड इवनिंग जी। तो भर भाम दउआ रुआ, भर भाम दउआ रुआ। इसको आप 8 10 बार बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा, इनकी ट्रिक याद हो जाएगी। भर भाम दउआ रुआ। और ये भरत, भामा, दंडी, उद्भट, वामन, रुद्रट, आनंदवर्धन। जब ये सीक्वेंस में आपको लगाने को आएंगे, इनके जो जन्म का के आई मीन समय है जो इनका, तो आपको ये याद रहेगा। ठीक है, और इनके जो ग्रंथ हैं, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, ग्रंथों के लिए अब अलग से वो करना पड़ेगा। भरत मुनि का जो है ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। ठीक है, भामह का है काव्य अलंकार। दंडी का मैंने आपको बता दिया था, आदर्श कैसे बनते हैं, डंडे से बनते हैं, तो काव्य आदर्श दंडी। उद्भट का है काव्य अलंकार सार संग्रह, और वामन का है काव्य अलंकार सूत्र, और रुद्रट का भी काव्य अलंकार है, और भामह का भी काव्य अलंकार है। ओके, क्या कह रही है? अभी शुरू हुआ है। क्या शुरू हुआ है भाई? टाइम से क्यों नहीं आते क्लास में फिर? हम्म, रुद्रट का काव्य अलंकार, और आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक। ठीक है, जल्दी जल्दी से नोट करो, फिर आगे चलते हैं जो आप पढ़ा रहे हो। देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, जल्दी से कर लो फटाफट। हमने इसको आज कवर करना है, और आगे हम फिर उस पे चलेंगे, पाश्चात्य पे। 30 तक सिलेबस आपका कवर होना है, प्लीज बताइए। अच्छा, मतलब बता के दोबारा बताऊं? ओके, मैंने बताया भरत मुनि, भामा, दंडी, उद्भट, वामन, रुद्रट, आनंदवर्धन। आपको एग्जाम में पूछा जाता है इनका समय। ठीक है, तो भरत मुनि का समय है दूसरी शती,
भामा का समय है छठी, दंडी का समय है सातवीं, उद्भट का है आठवीं, वामन का है आठवीं, रुद्रट का है नौवीं, आनंदवर्धन का भी है नौवीं। तो इसको कैसे याद करना है आपने? मैंने कहा हम इनका पहला पहला अक्षर ले लेंगे नाम का और इसका एक मंत्र बना देंगे, ठीक है। सबके नाम का क्या कर लेंगे, क्योंकि ये संस्कृत के आचार्य हैं, संस्कृत में बहुत सारे मंत्र चलते हैं, बहुत सारे सूत्र आपको याद करने पड़ते हैं, तो ऐसे ही हम मंत्र याद कर लेंगे। आप समझ लेना कि ये एक मंत्र है। और भर, भाम, दउआ, रुआ, ऐसे करके आपको एक एक पहला पहला इनके हमने दो वर्ड ले लिए और बाकियों का हमने पहला पहला लिया है, ठीक है। तो भर, भाम, दउआ, रुआ, भर, भाम, दउआ, रुआ, इसको 10 बार आप पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। भर से है भरत, भाम से है भामा, द से है दंडी, ऊ से है उद्भट, वा से है वामन, रू से है रुद्रट, आ से है आनंदवर्धन, ठीक है। डन। आरती, जल्दी। अब मैंने इसको इनका समय कैसे याद करना है आपको, वैसे अभी इनको समय याद करने की जरूरत नहीं है। अगर इनका सीक्वेंस वाइज आपको नाम याद है तो आपको समय जरूरत नहीं है, पर हो सकता है आपको समय ही पूछ ले, है ना। तो समय ही पूछ ले और वहां पर आपको कंफ्यूजन हो जाए, तो आप इसको ऐसे याद रख लेंगे जैसे आप किसी का नंबर याद रखते हैं, 2 6 7 8 8 9 9, 26 78 899, ठीक है। कैसे याद करना है? 26 78 899, ठीक हो गया। अब भरत मुनि के ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र, भामा के ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार। इनको याद करने के लिए फिर अलग से मुझे ट्रिक बनानी पड़ेगी, इसके लिए बनानी पड़ेगी ट्रिक, है ना। इनके सूत्र भी हैं, अभी वो भी देखना पड़ेगा। जैसे भामा का है शब्दार्थो सहितो काव्यम, जैसे ननु शब्दार्थो किसका था, रुद्रट का, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आपको सूत्र भी याद करने पड़ेंगे, तो वो भी ऐसे ही कुछ ट्रिक निकालनी पड़ेगी उसके लिए, है ना। तो नाट्य शास्त्र किसका? भरत मुनि का, भामा का काव्य अलंकार, और काव्य अलंकार रुद्रट का भी है, ठीक है। और दंडी का है काव्यादर्श, इसके लिए मैंने आपको बताया कि आदर्श बनते हैं डंडे से, तो आज काव्यादर्श जो है दंडी का ग्रंथ है और बहुत बार ये पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद काव्य अलंकार सार संग्रह उद्भट का ग्रंथ है, और काव्य अलंकार सूत्र वामन का ग्रंथ है, काव्य अलंकार रुद्रट का बता दिया, और आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक, ठीक है। क्योंकि ये ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक थे आनंदवर्धन, तो इनका ग्रंथ का नाम क्या है? ध्वन्यालोक। थोड़ा लेट नहीं बेटा, आप बहुत लेट हो। चले, अभी इसको देख लेना, ठीक है विनोद, मैं आगे चल रही हूँ। आप इसको रिकॉर्डेड देख लेना बाद में। आगे चल रही हूँ क्योंकि ये टाइम हमारे पास कम है। राजशेखर, भट्टतौत, अभिनव गुप्त, कुंतक, धनंजय। अब देखो पीछे वाले जो थे उनका हमने क्या बताया, 26 78 899 उनका था। क्या नंबर था उनका? 26 78 899। अब ये है 10वीं शताब्दी के सारे यहां पर इकट्ठे किए हैं मैंने। आगे है 11वीं के 3, ये है 1 2 3 4 5, ये 5 हैं 10वीं शताब्दी में आते हैं, ठीक है। और इनके लिए अब देखते हैं क्या करना है। राजशेखर, भट्टतौत, अभिनव गुप्त, कुंतक, धनंजय। अब इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो मैं इसको हटा देती हूँ यहां से। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, राजशेखर जो है एक राजा है, आपको इनको एक राजा समझ लेना है। क्या लिख रही हूँ भाई, क्या समझ लेना इनको, एक राजा, ये एक राजा है। अब इनके मंत्री हैं भट्टतौत, राजा के मंत्री होता है ना, होता है कि नहीं, ये इनके मंत्री हैं भट्टतौत, ठीक है। और मंत्री ना इनके दरबार में क्या करते हैं, अभिनय करते हैं। क्या करते हैं इनके दरबार में मंत्री? अभिनय करते हैं। ये मंत्री मतलब भट्टतौत मंत्री, बहुत सारे मंत्री नहीं, भट्टतौत जो है वो अभिनय करता है इनके दरबार में, यानी कि राजशेखर के दरबार में, इनकी राजा के दरबार में, ठीक है। और कुंतक ना इनको धन देते हैं, क्या करने के लिए? अभिनय करने के लिए कुंतक इनको धन देते हैं। गुड इवनिंग। अभिनय करने के लिए कुंतक क्या करते हैं, इनको धन देते हैं। समझ आ गया? राजशेखर एक राजा हैं। कौन? राजशेखर राज करते हैं, राज इनके दरबार में
एक मंत्री हैं भट्टतौत। भट्टतौत नाम का एक मंत्री है इनके दरबार में। क्या करता है? अभिनय करता है। कौन करता है अभिनय? अभिनव गुप्त। गुप्त समझ आ रहा है ना? मुफ्त तो नहीं लग रहा। अभिनव गुप्त, ठीक है। और कुंतक क्या करते हैं? कुंतक इनको क्या करते हैं? धन देते हैं। अब अभिनय करने के लिए पैसे लगते हैं ना, फ्री में कौन अभिनय करता है भाई? ठीक है। ओहो, क्या कर दिया मैंने, मिटा दिया सारा ही, गलती से हो गया। राजशेखर, इनके दरबार में भट्टतौत अभिनव गुप्त, ठीक है, हो गया पूरा। तो राजशेखर जो है ये राजा हैं, इनके दरबार में रहते हैं जी भट्टतौत, है ना। और भट्टतौत क्या करते हैं? काम वाम तो कुछ है नहीं, तो अभिनय अभिनय करते हैं और बोलते हैं मुझे पैसे चाहिए अभिनय करने के लिए। तो फिर किसको कहते हैं? कुंतक को। तो कुंतक क्या करते हैं? धन देते हैं। समझ आ गया? ये सारे 10वीं शताब्दी के हैं। कितना धन देते हैं? अब इसको 10 लाख रुपए देते हैं धन, ठीक है। कितना धन देते हैं? 10 लाख रुपए। कितना धन देते हैं? 10 लाख, यानी कि 10वीं शताब्दी। याद रहेगा? आप बताओ जल्दी। इनके ग्रंथ फिर देखते हैं। राजशेखर का ग्रंथ है काव्य मीमांसा, भट्टतौत का काव्य कौतुक, अभिनव गुप्त का तंत्रालोक। एक है ये तंत्रालोक है, एक है चंद्रालोक। चंद्रालोक नाम की एक रचना है, किसकी है? तंत्रालोक से मिलती जुलती चंद्रालोक नाम की एक रचना है, किसकी है? तंत्रालोक अभिनव गुप्त का है ना। अभिनय अभिनय करने के लिए तंत्र तो करने ही पड़ते हैं, यत्न करने पड़ते हैं, बहुत तरह के तरीके अपनाने पड़ते हैं, है ना। कुंतक ये वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो इनका ग्रंथ वैसे ही आपको याद रह जाएगा, वक्रोक्ति जीवितम, ठीक है। धनंजय का 10 रूपक। अब मैंने बताया आपको कि धन देते थे ना, कितना धन देते थे? 10 लाख, तो 10 रूपक, ठीक है। ऐसे इसको याद रखना। और चंद्रालोक बताओ किसका ग्रंथ है? जल्दी से, किसी का कोई कमेंट नहीं आ रहा है क्या? मतलब जागृत अवस्था में या सुप्त अवस्था में? एक्टिव है सभी? समझ आ रहा है? कुछ क्लियर हो रहा है? नहीं पता? ओके, किसी को भी नहीं पता है? चंद्रालोक जयदेव की रचना, बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, ये नोट कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं महिम भट्ट को। महिम भट्ट, भोजराज, क्षेमेंद्र, ये 3 ही हैं जो 11वीं शती में है, 11वीं शताब्दी में, ठीक है। बाकी है आगे में नहीं है वो, आगे भी हैं, मतलब जो 12वीं शताब्दी के, 13वीं के, 14वीं के, तो मैंने सोचा कि आपको भी इतने ज्यादा याद करवाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो थोड़ा धीरे धीरे करके कुछ कल कर लेंगे, कुछ आज, है ना। तो महिम भट्ट, भोजराज, क्षेमेंद्र, ये 11वीं में है। तो महिम भट्ट, भोजराज और क्षेमेंद्र के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मही से कर लो महा, महाभोज आपके नाटक है ना आपके सिलेबस में, महाभोज कर लो इसको, महाभोज, इसको क्षमा कर लो या क्षेम कर लो, ठीक है। महाभोज क्षेम कर लो इसको, महाभोज क्षेम। महाभोज आपके सिलेबस में नाटक है, तो उसके साथ उससे आपको याद रह जाएगा।
महाभोज क्षेम 11, है ना। और 11वीं शताब्दी महिम भट्ट का जो ग्रंथ है वो है व्यक्ति विवेक। और भोजराज का ग्रंथ है सरस्वती कंठाभरण। क्षेमेंद्र का ग्रंथ है कवि कंठाभरण। अब देखो ये सरस्वती कंठाभरण है, ये कवि कंठाभरण है। और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं मिलते जुलते, कवि कुल कंठाभरण है और ओनली कंठाभरण भी है ना। ऐसे बहुत सारे आपको ग्रंथ मिलेंगे, मिलते जुलते मिलेंगे। लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको देखने ही पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। कईयों के दो दो भी एक सेम नाम से हैं। तो यहाँ पर जो एक जैसे हैं, ये सरस्वती कंठाभरण, ये कवि कंठाभरण है ना। तो कवि कुल कंठाभरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका है वो अभी ध्यान नहीं है। तो भोजराज का देख लेना, सरस्वती कंठाभरण, क्षेमेंद्र का कवि कंठाभरण, और व्यक्ति विवेक किसका, महिम भट्ट का। ठीक है, एक बार चलें पीछे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अब ये है संस्कृत के आचार्य। सबसे पहले भरत मुनि का नाम आता है संस्कृत के आचार्यों में। अब हमने क्या करना है, भरत मुनि, भामा, दंडी, उद्भट, वामन, रुद्रट, आनंद वर्धन, ये इनका सीक्वेंस है। ठीक है। तो सबसे पहले भरत मुनि हुए हैं 2री शताब्दी में, और भामा 6ठी में, दंडी 7वीं में, उद्भट 8वीं में, वामन 8वीं में, रुद्रट 9वीं में, और आनंद वर्धन 9वीं में। ठीक है। तो हमने क्या करना है कि इनके नाम का पहला पहला अक्षर ले करके, पहले दो का हमने दो दो अक्षर ले लिए। ठीक है। भरत का भर ले लिया, भामा का भाम ले लिया, भर भाम, दंडी का द ले लिया, उद्भट का उ ले लिया, वामन का वा ले लिया, रुद्रट का रू ले लिया, आनंद वर्धन का आ ले लिया। ठीक है। और हमने बना दिया इसका एक मंत्र, भर भाम दउआ रुआ। क्या मंत्र बना दिया हमने इसका, भर भाम दउआ रुआ। ठीक है। तो अब भर से क्या हो गया, भरत मुनि, और भाम से भामह, उसके बाद दंडी हो गए, उसके बाद उद्भट, वा से वामन, रू से रुद्रट, और आ से आनंद वर्धन। ठीक है, ये मंत्र याद हो गया आपको, भर भाम दउआ रुआ। उसके बाद हमें क्या करना है, इनके नंबर, इनका एक नंबर है वो भी याद करना है, 26 78 899, 26 78 899, 2 6 7 8 8 9 9 इनका जो समय है। ठीक है, 2री, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 8वीं, 9वीं और 9वीं। ठीक है, 26 78 899 याद है, क्लियर है। अब इनके ग्रंथों में नाट्य शास्त्र है भरत मुनि का, और काव्य अलंकार भामा रुद्रट दोनों का, दंडी का काव्यादर्श, उद्भट का काव्य अलंकार सार संग्रह, वामन का काव्य अलंकार सूत्र, और आनंद वर्धन का ध्वन्यालोक। और कुछ तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आनंद वर्धन ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक हैं, तो ध्वन्यालोक इनका ग्रंथ हो गया। ठीक है। और वैसे ही हमने आगे देखा था किसके लिए, कुंतक के लिए। कुंतक जो है वो वक्रोक्ति संप्रदाय के संस्थापक हैं, तो इनका ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम हो गया। तो कुछ तो आपको वैसे ही ऐसे ही याद हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर अब आते हैं हम, ये थे हमारे पास 26 78 899, ये जो इनकी शताब्दियां थी साथ में, हमने ये भी देख ली। ठीक है, अब आते हैं हम 10वीं शताब्दी वाले ग्रंथों पर। तो राजशेखर है 10वीं शताब्दी में, भट्टतौत है 10वीं में, अभिनव गुप्त है 10वीं में, कुंतक है 10वीं में, धनंजय है 10वीं में। तो मैंने आपको बताया कि राजशेखर एक राजा है, इनके यहाँ एक मंत्री है, मंत्री का नाम है भट्टतौत। और भट्टतौत क्या करते हैं, दरबार में अभिनय करते हैं, और अभिनय करने के लिए कुंतक क्या करते हैं, इनको धन देते हैं। ठीक है, धन कितना देते हैं, 10 लाख रुपए। तो धनंजय का जो ग्रंथ का नाम है वो है दश रूपक, और ये 10वीं शताब्दी में आते हैं सारे के सारे। चंद्रालोक जो है वो जयदेव का ग्रंथ है। ठीक है, तंत्रालोक जो है वो अभिनव गुप्त का ग्रंथ है। राजशेखर का ग्रंथ है काव्य मीमांसा, भट्टतौत का है काव्य कौतुक, अभिनव गुप्त का बता दिया तंत्रालोक, और जयदेव का चंद्रालोक। ठीक है, कुंतक का वक्रोक्ति जीवितम, और धनंजय का दश रूपक, क्योंकि ये धन देते हैं, कितना धन देते हैं कुंतक को, 10 लाख रुपए देते हैं अभिनय करने के लिए। तो इनके ग्रंथ का नाम दश रूपक, और इनका समय 10वीं शताब्दी। यहां पर आते हैं हम 11वीं शताब्दी में। अब यहाँ पर महिम भट्ट हैं 11वीं शताब्दी में, और भोजराज है और क्षेमेंद्र है। ठीक है, तो इसमें है, इसके लिए हमने क्या कर लिया, महिम का हमने महा बना दिया,
भोज का भोज ले लिया हमने, भोजराज का भोज यहाँ पे ले लिया, क्षेमेंद्र का हमने क्षेम ले लिया, और इसका पूरा हमने क्या बना दी ट्रिक। हाँ जी, मॉर्निंग में क्लास हुई थी। क्या ट्रिक बना दी हमने इसकी, महाभोज क्षेम बना दी इज इक्वल टू 11, 11वीं शती। ठीक है। महिम भट्ट का समय है सॉरी ग्रंथ है व्यक्ति विवेक, भोजराज का है सरस्वती कंठाभरण, शिवेंद्र का है कवि कंठाभरण। क्लियर है इतना? क्लियर है? जल्दी बताइए। क्लियर है? आगे चलेंगे, कोई कंफ्यूजन है तो फिर से बता देती हूँ, जल्दी बताओ। आगे चलूं? ओके। अब जो हमने आचार्य पढ़ लिए हैं उन्हीं को हम पूरा डिटेल में अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो भरत मुनि को हम सबसे पहले देखेंगे। अब भरत मुनि, भारत में भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा के सूत्रपात भरत मुनि से माना जाता है। मैंने आपको बताया इनका समय क्या है, दूसरी शती है ना, दूसरी ऐसे लिखेंगे। तो दूसरी शती है इनका समय, और पहले नंबर पे यही आते हैं। भारत में भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा का सूत्रपात किससे माना जाता है, भरत मुनि से माना जाता है। बलदेव उपाध्याय ने इनका समय क्या माना है, द्वितीय शताब्दी, जो कि हम पीछे याद करके भी आ गए हैं। इनका सर्वमान्य समय 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। मैंने आपको बताया था कि अलग अलग विद्वान अलग अलग समय मानते हैं अपने अपने खोजबीन के अनुसार। तो हमें बलदेव उपाध्याय के अनुसार अगर अलग से पूछ लिया जाए तो दूसरी शताब्दी मानना है, और वैसे भी ये सर्वसम्मत मत भी यही होगा, है ना। रचना देखते हैं इनकी। नाट्य शास्त्र इनकी एकमात्र रचना है, सिर्फ एक ही रचना है इनकी, उसका नाम है नाट्य शास्त्र, जो हमने पीछे देख ली है। इसमें कितने अध्याय हैं, 36 अध्याय हैं, 5000 श्लोक हैं। इसकी टीका अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती के नाम से लिखी है, वही जो अभिनय करते थे राजशेखर के दरबार में, उन्होंने ही, है ना। अब सच्ची में नहीं करते थे अभिनय, सच मत सोच लेना कि हाँ सच सच में अभिनय अभिनय करते थे। वो हमने याद करने के लिए मतलब वहां पे लिखा है ऐसे। तो इसकी टीका मतलब नाट्य शास्त्र की टीका, ठीक है, किसने लिखी थी, अभिनव अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती के नाम से लिखी थी। ये रस संप्रदाय या रस सिद्धांत के संस्थापक थे। हमने सुबह भी देख लिया था कि रस संप्रदाय या रस निष्पत्ति के जो संस्थापक थे वो कौन थे, भरत मुनि। ठीक है। उन्होंने नाट्य शास्त्र और नाटक दोनों को क्या कहा है, पंचम वेद। नाटक शास्त्र और नाट्य शास्त्र और नाटक को क्या कहा इन्होंने, पंचम वेद नाम नाम दिया है। तो ध्यान रखना ये। अब नाट्य शास्त्र के षष्ठम और सप्तम अध्याय में रस की विवेचना की गई है। ये आपको ध्यान रखना है कि किस में रस की विवेचना, क्योंकि रस के ऊपर ही है ना इनका ये ग्रंथ नाट्य शास्त्र, और ये रस संप्रदाय के संस्थापक भी हैं। इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि रस की विवेचना कौन से अध्याय में है। नाट्य शास्त्र तो इनकी एकमात्र रचना है, जो कि हमने देख लिया सबसे पहली लाइन में। तो अब कौन से अध्याय में रस का वर्णन है, तो किस अध्याय में रस की विवेचना की गई है, तो वो है छठा अध्याय और सातवां अध्याय। ठीक है। भरत मुनि का रस सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति। ये मैं आपको इसका ये पूरा सूत्र आपको बताया था। और क्योंकि जब संस्कृत आचार्यों का समय था तो उस समय क्या होता था, ज्यादा लिखने का फैसिलिटीज नहीं थी जैसे अब है। आज की डेट में तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, और जैसे कि रजिस्टर भी मेंटेन कर सकते हैं, और आप सारा डाटा जो है वो अपना कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। उस समय ऐसा नहीं था, इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी, इतना ज्यादा फॉरवर्ड जमाना नहीं था। तो क्या होता था, ऐसे ही जो आचार्य हैं वो अपने मत का ना एक सूत्र बना लेते थे, है ना। अपने मत के आधार पर वो एक सूत्र बना लेते थे कि उनको याद रहे वो, और वो दूसरों को भी याद रहे। और लिखते, मतलब अगर लिखते भी थे तो एक सूत्र के रूप में। अगर वो सारा लिखने लग जाएंगे इसको डिटेल में, तो फिर बहुत सारा लिखना पड़ेगा, है ना, बहुत सारे रजिस्टर भर जाएंगे। बट अगर वो एक छोटा सूत्र बना देंगे
तो उससे क्या होगा, जगह भी कम बचेगी, टाइम भी कम लगेगा, मतलब जगह भी कम लगेगी, टाइम भी कम लगेगा, है ना। और सूत्र से याद भी हो जाएगा। तो उस समय ऐसा था कि सूत्र बना लेते थे। तो वैसे इन्होंने, इनका ये सूत्र है भरत मुनि का। क्या? ये हमने सुबह देखा था, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति। तो ये आपको पूरा ही याद रखना पड़ता है। याद आपको तब रहेगा जब आप इसको पूरा तोड़ेंगे, है ना। किसी कोई भी शब्द अगर हमें पढ़ना है और उसको समझना है तो हमें उसको तोड़ना पड़ेगा। तो इसको तोड़ करके क्या सामने आता है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से क्या होता है, रस की निष्पत्ति होती है। ये हमने सुबह सारा पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, है ना। तो इसमें क्या है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव, इन तीनों के संयोग से क्या होता है, तीनों के संयोग से क्या होता है, रस की निष्पत्ति होती है ना। रस निष्पत्ति होती है, ठीक है। तो इसका पूरा सूत्र क्या बन गया, अब देखो इतनी सारी बातें इन्होंने एक सूत्र में लिख दी, और हमने इसको डिटेल में पढ़ लिया था सुबह, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, व्यभिचारी भाव क्या है ना। तो अगर इतना ज्यादा मतलब डिटेल हमने पढ़ ली है, अब हमें सिर्फ सूत्र देखना है। तो सूत्र क्या है, विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद्र रस निष्पत्ति, ठीक है। तो ये सूत्र आपको याद कर लेना है कि भरत मुनि का है, ध्यान रखना है इसको। या मतलब आपको डिटेल तो पढ़ा ही दी है मैंने, ये विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव किसने माना है, रस के तीन ये किसने माने हैं अवयव, तो आपको ये बता चुकी हूँ। तो आपको अब ये अब मतलब आपको इजी हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए अब आपको, है ना। उन्होंने नाटक को वाङ्मय का सर्वश्रेष्ठ रूप स्वीकार किया है, ये भी हम सुबह देख चुके हैं। भरत मुनि ने नाटक के चार अंग माने हैं, पाठ्य या वस्तु तत्व। अब कोई भी नाटक अगर आपको किसी भी नाटक की अगर आपको रचना करनी है तो उसमें चार तत्वों का होना जरूरी है। किसके अनुसार, भरत मुनि के अनुसार। कितने तत्व होने चाहिए, चार। कौन कौन से, पहले तो एक पाठ्य होना चाहिए, वस्तु तत्व होना चाहिए, मतलब स्टोरी होनी चाहिए एक आपके पास कि क्या नाटक क्या है, स्टोरी क्या है उसकी। फिर अभिनय होना चाहिए नाटक में, संगीत होना चाहिए और रस होना चाहिए। ये चार बातें इन्होंने कही है कि नाटक में होनी जरूरी है। इसमें रस को इन्होंने प्रथम तीन अंगों का नियंता माना है। ये हम सुबह देख चुके हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम इसको सिर्फ मोटा मोटा देखते चलेंगे और रिवीजन होता होता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो ध्यान से, इसमें रस को इन्होंने प्रथम तीन अंगों का नियंता माना है। तो मतलब कि इन्होंने, हमने ये सुबह क्या पढ़ा था इसमें कि अगर तीन अंग होंगे, ये पहला दूसरा और तीसरा, वस्तु तत्व होगा, अभिनय होगा, संगीत होगा, तो रस अपने आप ही आ जाएगा। रस अपने आप ही होगा नाटक में, है ना। पाठक को रस अपने आप ही आने लगेगा अगर ये तीन चीजें होंगी। तो ऐसे ही पढ़ा था ना हमने सुबह, जो सुबह वाली क्लास में थे बच्चे उनको पता होगा, है ना। तो इन्होंने रस को क्या माना, प्रथम तीन अंगों का नियंता। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, ये भी हम सुबह देख चुके थे। श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, विभत्स रस, वीर रस, रौद्र रस, उद्भुत रस, सॉरी अद्भुत रस और भयानक रस, ठीक है। और शांत रस को इन्होंने रस नहीं माना है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। हो सकता है कि आपको रसों में शांत रस भी दे दे और बोले कि भरत मुनि ने कौन सा नहीं माना है। अब वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएं, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि शांत रस नहीं माना इन्होंने, ठीक है। अब भरत मुनि ने वीर रस के निम्न तीन भेद माने। अब वीर रस का इन्होंने अलग से यहाँ पे वर्णन किया है, जो कि यहाँ पे लिखा है वीर रस ऊपर। तो वीर रस के इन्होंने तीन भेद अलग से माने हैं। क्या, युद्ध वीर, धर्मवीर, दानवीर, है ना। युद्ध में वीर, धर्म में वीर, दान में वीर। मैंने आपको ये एक दिन भी बताया था, दानवीर मतलब वही दान देने में वीरता, धर्म में वीरता, युद्ध में वीरता। जैसे कि कर्ण का नाम आता है दानवीरों में, है ना, दानवीर कर्ण। इन्होंने हास्य रस की उत्पत्ति श्रृंगार रस से मानी है। ये भी आपको ध्यान रखना कि हास्य रस की उत्पत्ति इन्होंने कहां से मानी है, तो श्रृंगार रस से मानी है। आगे चलते हैं, इन्होंने चार प्रधान रस माने हैं, वो कौन कौन से हैं। श्रृंगार रस, जो कि हास्य से मानी है इन्होंने उत्पत्ति, और हास्य की उत्पत्ति इन्होंने श्रृंगार रस से मानी है, और वीर रस मतलब कि अद्भुत, और रौद्र रस यानी कि करुण, और चौथा इन्होंने विभत्स रस का क्या कहा, भयानक, है ना। तो मतलब किस किस की उत्पत्ति किससे मानी है इन्होंने। क्या पढ़ा था हमने यहाँ, हास्य रस की उत्पत्ति श्रृंगार रस से मानी है, ठीक है। तो यहां पर जो ब्रैकेट में दिया है, हास्य रस की उत्पत्ति श्रृंगार रस से मानी है, अद्भुत रस की उत्पत्ति
उत्पत्ति वीर रस से मानी है, करुण रस की उत्पत्ति रौद्र रस से मानी है, भयानक रस की उत्पत्ति विभत्स रस से मानी है। ठीक है, ये आपको ऐसे याद रखना है। नाट्य शास्त्र में श्रृंगार की निम्न दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार। नाट्य रस के नाट्य शास्त्र में इन्होंने श्रृंगार के दो भेद माने हैं। कौन कौन से? संयोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में चार अलंकारों का उल्लेख मिलता है, उपमा, दीपक, यमक और रूपक। ये चारों अलंकारों का आपको ध्यान रखना है। उन्होंने काव्य गुणों की संख्या 10-10 मानी है। उन्होंने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 मानी है। करना इसको, ठीक है। अब संचारी भाव 33 है, जो कि हमने सुबह भी पढ़ लिया था कि सुबह पढ़ा था या कल, है ना। संचारी भावों की संख्या 33, जैसे 11 स्वर 33 व्यंजन आपको याद करने होते हैं, वैसे ही संचारी भाव कितने हैं? 33 हैं। 8 स्थायी भाव है, जो कि पीछे हमने देख लिए थे, 8 स्थायी भाव, ठीक है, और 8 ही सात्विक भाव हैं। उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या है इसमें? नाट्य शास्त्र के 24वें और 34वें अध्यायों में नायक नायिका के भेद का भी चित्रण है। अब इन्होंने एक ही ग्रंथ लिखा है, क्या नाम है इनके ग्रंथ का? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के छठे और 7वें अध्याय में किस चीज का वर्णन है? किस चीज का वर्णन है? रस का वर्णन है, ठीक है। और यहां पर बता रहे हैं 24वें और 34वें अध्याय में किसका वर्णन है? नायक और नायिका भेद, है ना। नायिका भेद का तो सारे में मिलता ही है, इन्होंने नायक भेद का भी वर्णन किया हुआ है। ओके। रस को वर्जित रस माना है, विभत्स रस को नाटक के लिए वर्जित माना है इन्होंने, कि मतलब जैसे कुछ चीजें वर्जित होती है ना, लाइक कुछ नियम के विरुद्ध होती है ना, वर्जित मतलब कि नियम के विरुद्ध होती है ना। तो इन्होंने विभत्स रस को वर्जित माना है, इसका प्रयोग नहीं, मतलब प्रयोग सही नहीं माना है। अब पहला भरत मुनि हो गया। अब दूसरे नंबर पर भामा। हमने क्या ट्रिक देखी थी? भर भाम दुआ रुआ। अब इसमें हमने ये पूरा कर लिया, भरत मुनि। अब हम देख रहे हैं भामा को, ठीक है। भामा, आचार्य भामा संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध आचार्य थे। भामा कश्मीर के निवासी थे। कश्मीर के निवासी थे, ध्यान रखेंगे कहां कहां के कौन निवासी थे ये भी आपको देखना पड़ता है, ठीक है। बलदेव उपाध्याय ने इनका समय क्या माना है? 6ठी शताब्दी। और बलदेव उपाध्याय ने भरत का समय कितना माना था? 2री शताब्दी, ठीक है। 6ठी शताब्दी का पूर्वार्ध, पहले वाला हिस्सा, ये सर्वमान्य मत है, सबने यही माना है, ठीक है। ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक थे भामा, ध्यान रखेंगे। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक। रचना इनकी काव्य अलंकार। अब देखो, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक थे ये, तो काव्य में अलंकार, इनके ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य अलंकार, है ना। तो अलंकार संप्रदाय के संस्थापक थे ये, तभी तो इन्होंने काव्य अलंकार लिखा है। काव्य में अलंकार, काव्य में अलंकार कैसे प्रयोग हो, क्यों हो, है ना। इसमें 6 परिच्छेद हैं, 400 पद्य हैं, लगभग 4000 श्लोक हैं। प्रथम परिच्छेद में काव्य लक्षण, काव्य के भेद, साधन है। और दूसरा और तीसरे परिच्छेद में क्या है? अलंकारों की विवेचना है। चतुर्थ परिच्छेद में काव्य दोष की विवेचना है। 5वें में न्याय विरोधी दोषों की विवेचना है। 6ठे में शब्द शुद्धि की विवेचना है। और इन्होंने 2 शब्द अलंकारों और 36 अर्थ अलंकारों की विवेचना की है। अब देखो, ये अलंकार ग्रंथ है, तो अलंकारों के बारे में आपको देखना है पहले तो, कि अलंकार किस अध्याय में हो है, मतलब, है ना, अगर आपको पूछ लिया जाए। ये दूसरे और तीसरे परिच्छेद की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि दूसरे और तीसरे परिच्छेद में अलंकारों की विवेचना है, और 6 ही परिच्छेद है इसमें, ठीक है। तो दूसरे और तीसरे में क्या है? अलंकारों की विवेचना है। और क्या है यहाँ पर? उन्होंने 2 शब्द अलंकारों का और 36 अर्थ अलंकारों का वर्णन किया है। तो ये जो ज्यादा अच्छे से याद रखने हैं आपको, बाकी पढ़ लेना बस, है ना। ओके। काव्य लक्षण, शब्दार्थों सहित तो काव्यम, सॉरी, काव्य लक्षण मतलब ये इनका सूत्र बताया यहाँ पर, शब्दार्थों सहित तो काव्यम भामा का, यानी कि इसको मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ आपको, शब्द और अर्थ सहित जो
जो होता है वो काव्य होता है। ठीक है, अलंकार विषय प्रसिद्ध कथन इनके, ये इनका सूत्र है। जैसे हमने पीछे किसका देखा था, भरत मुनि का, भाव भावानुभाव व्यभिचारी संयोगाग्र रस निष्पत्ति, है ना। भरत मुनि का हमने देखा था सूत्र, वैसे ही इनका छोटा सा सूत्र है, शब्दार्थ सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ सहित काव्य होता है, मतलब कि काव्य में शब्द और अर्थ होना चाहिए। अलंकार विषय प्रसिद्ध इनके कथन है, क्योंकि इनका ग्रंथ क्या था, काव्य अलंकार। ठीक है, तो अलंकार के विषय में ही इनके प्रसिद्ध कथन कौन कौन से हैं। ना कांतम अपि निर्भूष विभाति वनिता मुखम। तो जो कांतम अभी मतलब बता रहे हैं कि औरत जो है वो आभूषणों के बिना सुंदर मुख की नहीं लगती है। उन्होंने वक्रोक्ति को मतलब वही कि कविता में अलंकारों जो कविता की जो शोभा है ना, कविता की शोभा किससे होती है, अलंकारों से। और उसी प्रकार से औरत की शोभा उसी प्रकार से नहीं, वैसे औरत का पहले उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से एक स्त्री है जो कि गहने पहन करके सुंदर लगती है, उसी प्रकार से कविता की शोभा अलंकारों से होती है ना। तो वही बात यहाँ पर कर रहे हैं ये। और उन्होंने वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का आधार माना है, और इन्होंने वैदर्भी और गौड़ी दोनों रीतियों को एक ही माना है। हमने वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली तीन रीतियां देखी थी ना पीछे, तो इन्होंने वैदर्भी और गौड़ी दोनों रीतियों को एक ही माना है कि ये दोनों एक ही है ना। और जो पांचाली है वो अलग है। उन्होंने काव्य के गुणों की संख्या 3 मानी है और दोषों की संख्या 10 मानी है। उन्होंने काव्य में प्रीति की अपेक्षा कीर्ति को अधिक जोड़ दिया है। तो ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद आचार्य दंडी, है ना, दंडी श्रृंगार, दंडी की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये पल्लव नरेश विष्णु सिंह के सभापति थे। ध्यान रखेंगे इनका समय 7वीं शताब्दी है। रचनाएं हैं इनकी 10 कुमार चरित, छंदो विचिति, काव्यदर्श। काव्यदर्श आपको इनका बस ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 10 कुमार चरित भी देख लेना। अवंती सुंदरी कथा, वैसे ये ही पूछा जाता है इनका ज्यादातर ना, काव्यदर्श। काव्यदर्श इनका ग्रंथ, काव्यदर्श अलंकार शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है। ध्यान रखेंगे इसको, अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है ये पूछा जाता है आपको कि कैसा ग्रंथ है, अलंकार ग्रंथ है या श्रृंगारी, मतलब हाँ, श्रृंगारिक और अलंकार एक ही बात है, सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। या फिर ये किस प्रकार का ग्रंथ है, तो ऐसे आपको ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, तो आपको वहां पर ये ध्यान रखना होता है कि किस प्रकार का ग्रंथ है। तो ये अलंकार ग्रंथ है। इसमें कितने परिच्छेद है, 3 परिच्छेद है, 600 श्लोक है। दंडी अलंकार वाद्याचार्य माने जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या हो गया, कहां तक पीछे करूं। दंडी अलंकारवादी तो आगे है ना, ठीक है। ये है, यहां हो गया ओके। दंडी अलंकारवादी माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। इन्होंने अलंकारों की संख्या 35 मानी है। उन्होंने भी अलंकारों का मूल अतिशयोक्ति को ही माना है, अतिशयोक्ति अलंकार। अलंकार की परिभाषा इन्होंने कौन सी परिभाषा दी है, कौन सा सूत्र है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। तो अलंकारान शब्द जहां पे आ जाएगा वहां ध्यान रखना, क्योंकि अलंकार संप्रदाय की क्या है ये, अलंकार संप्रदाय के, गलत बोला ना मैंने, हाँ, दंडी अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं, अलंकारवादी। ये शब्द मुझे ध्यान नहीं आ रहा था।
अलंकार पसंद है, हाँ। तो अलंकार वादी आचार्य माने जाते हैं, और अलंकारान प्रचक्षते, तो ये काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ये इनका सूत्र है। और 35 अलंकार पसंद है, हाँ गुड। अब आपको याद मतलब समझ आ गया ना कि किस तरह से याद करना है ना। तो कुछ ऐसे ही निमोनिक बना बना के आपको याद करनी होती है चीजें, ठीक है। काव्य रीतियों की विवेचना दंडी ने की थी, लेकिन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन थे। काव्य रीतियों की विवेचना किसने की थी? दंडी ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको ध्यान रखना। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वामन। मैंने कल बताया था ना कि वामन यानी कि ब्राह्मण लोग जो है वो रीतियां बताते रहते हैं अलग अलग से, है ना। ओके, तो यहां पे बता रहे हैं कि रीतियों की विवेचना दंडी ने की थी, बट रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वामन। उन्होंने रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। ये भी हमने देख लिया था, सब पढ़ा हुआ है, बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट मोटे मोटे पॉइंट्स जो आपकी जरूरत के हैं वो यहाँ पे शॉर्ट में रखे हुए हैं। ये सब मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ पहले, ठीक है। उन्होंने नाटक को मिश्र काव्य कहा है, ध्यान रखेंगे। इन्होंने शब्द अलंकारों की अपेक्षा अर्थ अलंकारों को महत्व दिया है। तो शब्द अलंकारों को इन्होंने ज्यादा महत्व नहीं दिया, अर्थ अलंकारों को ज्यादा दिया है, ठीक है। ये मैंने पिछले बैच में करवाया हुआ है आपको। काव्य रीतियों की विवेचना किसने की है? दंडी ने। और रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वामन। वामन यानी कि ब्राह्मण, ठीक है। तो ब्राह्मण क्या बताते हैं? रीतियां बताते हैं, पाठ करना बताते हैं, मंत्र करना, जाप करना बताते हैं, अलग अलग रीतियां बताते हैं। तो रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन हुए? वामन। रीति शब्द के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किसने किया? किसने किया? वामन ने। और अर्थ अलंकारों को उन्होंने ज्यादा महत्व दिया, शब्द अलंकारों को नहीं, ठीक है। इनके ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार सूत्र, सूत्रों की संख्या 319, परिच्छेद 5, रीतिरात्मा काव्यस्य। अच्छा, ये तो हो गया क्या वामन? दंडी है ये तो। अच्छा, मैंने वामन वाला यहाँ करवाया हुआ है। वामन अभी आगे आएगा शायद। क्या वामन हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ, ओके बाद आएगा ना वाह। ओके, चौथा उद्भट। इनका दूसरा नाम भट्टोद्भट, भट्टोद्भट भट्ट भी है। भट्ट उद्भट मतलब के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये अज्ञात है, समय इनका अज्ञात है, बट हमने इसका समय पीछे देख लिया है, तो इसको ये अज्ञात नहीं है। हमने इसका क्या देख लिया? भर, भाम, दउआ, रुआ, और क्या कर दिया हमने? 26, 78, 899, यही था ना। तो भर, ये भर है, ये भाम है, ये द है, ये ऊ है, ये ऊ है, तो यानी कि इनका समय 8वीं शती है, ठीक है। उन्होंने भामा के काव्यालंकार की टीका की व्याख्या भामा वृत्ति के नाम से लिखी है। इस टीका को अलंकार सार संग्रह या भामा विवरण के नाम से जाना जाता है। अलंकार सार संग्रह देख लिया था हमने ग्रंथ। इसकी इनकी मौलिक रचना भी है जिसका नाम है अलंकार संग्रह। अलंकार सार संग्रह में 6 वर्ण है। अब भामा के काव्य अलंकार की टीका है, ये अलंकार सार संग्रह, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भामा के काव्य अलंकार की टीका, ठीक है। ये हम पीछे कहाँ देखा था हमने? भामा के काव्य अलंकार की टीका, यहां पर ये वाली काव्य अलंकार सार संग्रह, ये भामा के काव्यालंकार की टीका है, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना अलग से। अच्छा, हम कहाँ थे? हम थे यहाँ। इनका मौलिक ग्रंथ खुद का क्या है? अलंकार संग्रह, बट ये जो प्रसिद्धि इनको मिली है वो अलंकार सार संग्रह यानी कि भामा की काव्य अलंकार की टीका से मिली है, ठीक है। आगे है अलंकार सार संग्रह में 6 वर्ण यानी कि 6 अध्याय। अध्यायों को इन्होंने इसमें क्या नाम दिया है? वर्ण, ठीक है। और 79 कारिकाएं हैं। इन्होंने श्लेष अलंकार के 2 भेद माने हैं, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। इन्होंने श्लेष अलंकार को अर्थ अलंकार माना है जो मान्य नहीं हुआ है, ठीक है।
भामा ने दो ही वृत्तियां मानी हैं, ग्राम्य और उपनागरिका। ये हम देख चुके हैं, ग्राम्य और उपनागरिका। इन्होंने उद्भट की तीन वृत्तियां मानी हैं। उद्भट उद्भट ही है ना हम पढ़ रहे हैं। ऐसा इन्होंने क्यों लिख दिया होगा यहाँ पर, कंफ्यूज करने के लिए। उद्भट ने तीन वृत्तियां मानी है, ठीक है। पेन वाला तो मैं मिटा दूंगी, इसलिए असली वाला ही लिख देती हूँ, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे उद्भट ने क्या माना है, तीन वृत्तियां मानी है, ठीक है। भामा ने दो वृत्तियां मानी है, ग्राम्य और उपनागरिका, और इन्होंने उद्भट ने तीन मानी है, पुरुषा, ग्राम्य और उपनागरिका। इन्होंने उपमा अलंकार के व्याकरण आश्रित भेदों की कल्पना की है। इन्होंने अतिशयोक्ति अलंकार के चार भेद माने हैं। अब आता है वामन। वामन का समय 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। ये कश्मीर नरेश जयपीड़ यानी कि जयदित्य के मंत्री थे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसके मंत्री थे। काव्यालंकार सूत्र इनका ग्रंथ है, और इनमें 5 परिच्छेद और 319 सूत्र है, जो मैंने पीछे हाथ से लिखा हुआ आपको दिखाया था। मैम वामन मत करो, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। कहाँ पर वामन मत कराओ, मतलब कैसे कंफ्यूजन हो जाएगा? वामन नाम तो लिखा हुआ है वहां पर। हद है भाई, इतने भी छोटे बच्चे तो नहीं हो आप। क्या ही किया जाए आप लोगों का, डिलीट ही कर देती हूँ इसको। इसमें 5 परिच्छेद है, 319 सूत्र हैं। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इन्होंने रीति की परिभाषा देते हुए कहा है विशिष्ट पद रचना रीति। विशिष्ट पद रचना रीति, ध्यान रखेंगे इसको, सूत्र को इनका, ठीक है। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है, और कहा रीतिरात्मा काव्यस्य। रीतिरात्मा काव्यस्य, रीति को काव्य की आत्मा माना, और इनका सूत्र क्या है, रीतिरात्मा काव्यस्य, ठीक है। दो इनके ये है सूत्र हैं, ये एक ये वाला विशिष्ट पद रचना रीति, और रीति आत्मा काव्यस्य की रीति को इन्होंने काव्य की आत्मा माना है। ये हमने सुबह पढ़ लिया था सारा। भामा और दंडी दो ही रीतियां मानते हैं, वैदर्भी और गौड़ी, ठीक है। वैसे कितनी रीतियां हैं? 3। वामन ने पांचाली रीति की उद्भावना की थी। वामन ने, अब वामन का नाम बीच में आएगा तो क्या करूंगी मैं, बताओ। थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे कंसंट्रेट करो, सब समझ में आ जाएगा। इतना भी टफ नहीं है कि आप बहुत ज्यादा इसका बोझ बना के बैठ जाओ, ठीक है। ओके, अब देखो, यहाँ पे भामा का नाम आ रहा है, भामा का दंडी का खुद ही नाम बीच में आ रहा है, तो मैं क्या करूं बताओ। करवा तो वामन रही हूं अभी, है ना। अभी देखो यहाँ वामन का नाम है ना, तो कंपैरिजन भी तो करना है, होता है ना सबके साथ। तो वामन करा रही हूँ, यहाँ भामा का नाम भी दे रहा है। भामा और दंडी दो ही रीतियां मानते हैं, वैदर्भी और गौड़ी, और वामन तीसरी भी मानते हैं, पंचाली, ठीक है। हमने सुबह पढ़ लिया था ये कि वामन 3 रीतियां मानते हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, ठीक है। तीसरी रीति पांचाली किसने मानी है? वामन ने मानी है। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान मतलब देते चलेंगे, आप क्लास में कंसंट्रेट करेंगे तो कड़ी से कड़ी अपने आप जुड़ेगी। इतना ज्यादा भी कंफ्यूजन नहीं है भाई, जितना आप बना रहे हो उसको, ठीक है। थोड़ा सा कंसंट्रेट करो। मैं क्यों गोली मारूं भाई, मैं क्यों पाप करूं? आप लोग कर लो जो करना है ना। मेरे को तो पढ़ाना ही पड़ेगा। मुझे तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना। वामन ने काव्य गुणों की संख्या 20 मानी है।
10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण, ठीक है। उन्होंने उपमा को मुख्य अलंकार माना है। अब किसी ने अतिशयोक्ति को मुख्य माना है, किसी ने उपमा को माना है, अलग अलग सबका अपना अपना मत है। रिवीजन करना पड़ेगा। अब देखो मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ, आपको दो दो बार करा रही हूँ, सुबह भी ये मतलब पहले भी बहुत पूरा डिटेल में भर भर के करवा दिया मैंने, और अभी फिर से आपको शॉर्ट में करवा रही हूँ। अब और क्या करूं मैं, बताओ। पहले ही समय कम है हमारे पास, ऊपर से ट्रिक्स करवा रही हूँ आपको, जो कि वामन को पंचायत पसंद थी, ऐसा बोलो। पंचायती। हाँ, रिवीजन एक बार नहीं, बार बार करो, ठीक है। तो बार बार रिवीजन करने से आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। पंचायती। पंचायती करते हैं ना लोग, कुछ लोगों को आदत होती है करने की, वैसी वाली। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। दंडी को 35 अलंकार पसंद थे। हम्म। कोई बात नहीं, इतना ज्यादा टफ नहीं है भाई, थोड़ा सा कंसंट्रेट है ना, और रिवीजन साथ में। अच्छा, छोड़ दो फिर। ऐसा ना हो कहीं लस्सी बन जाए, वैसे भी टाइम हो ही गया है। दही को ही रहने देते हैं अभी, लस्सी नहीं बनाते, ठीक है। आपका टाइम हो गया है ना अगले अगले क्लास का। वामन को पूरा करवा के फिर छोड़ देती हूँ रुद्रट पे। उन्होंने उपमा को मुख्य अलंकार माना। अलंकार की परिभाषा देते हुए इन्होंने कहा सौंदर्य अलंकार, सौंदर्य अलंकार है। इन्होंने सभी अलंकारों को उपमा अलंकार पर आश्रित माना है। इन्होंने व्याजोक्ति नामक नवीन अलंकार की उद्भावना की। इन्होंने नया अलंकार खोज निकाला, जो मैंने सुना भी नहीं कभी। मतलब सही कहा कि पंचायती, पंचायती करने की आदत है। वामन को सही अर्थ में काव्य विद्या का प्रथम आचार्य माना जाता है, ठीक है। तो वामन को सही अर्थ में किसका, काव्य विद्या का प्रथम आचार्य माना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, अब रुद्रट को हम सुबह देखेंगे। चलते हैं अभी, सुबह मिलते हैं। इसके आगे मैंने सोचा था आज इसको कवर कर देंगे, और कवर करवा के फिर पूरा कौन कौन है क्लास में लास्ट तक जो बने हुए हैं। अंशिका, अंकिता, नंदू, आरती, श्वेता, विनोद, अंकिता, सुशीला, एस एस, अंजलि। अच्छा, मुझे बहुत अच्छे से समझ आया, थैंक यू सो मच मैम। ओके अंजलि, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। वेलकम, वेलकम सबको। चलो ठीक है, सुबह मिलेंगे। मैंने सोचा था आज ये कवर हो जाएगा तो हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र शुरू कर लेंगे। सुबह इसको कवर करके फिर शाम को ही होगा ये, अब आगे है ना ये यूनिट का। कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको, बस ये थोड़ा सा संस्कृत आचार्य में कंफ्यूजन होता है, पाश्चात्य तो बहुत अच्छा है आगे। और मतलब पाश्चात्य का जो मतलब थोड़ा सा इससे अच्छा है संस्कृत से, संस्कृत का थोड़ा सा बोरिंग जैसा लगता है ना, तो पाश्चात्य का थोड़ा सा ठीक है। मॉर्निंग में 2 घंटे ले लीजिए क्लास। अरे आप लोग बोर हो जाते हो ना, फिर आप लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं, मैं अकेली बच जाती हूँ क्लास में। दिस इज नॉट गुड। थोड़े ही बच्चे रह जाते हैं, कल संडे को ऐसे हुआ था ना। तो आप लोग पता नहीं कहाँ भाग जाते हो, शायद आप लोग अष्टमी मनाने के लिए चले गए थे सारे। नहीं, अंकिता तो थी। मतलब सारे बच्चे नहीं थे क्लास में, और फिर ठीक है, मुझे तो अपना काम करना ही पड़ेगा ना, मुझे मैं तो करके सिलेबस कवर फिर जाना ही है मुझे। मजा आ रहा है। हाँ, नहीं इंटरेस्ट के साथ, पता है क्या, इंटरेस्टिंग नहीं है ये यूनिट मुझे पता है, लेकिन आपको थोड़ा तो इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा ना। इससे बच्चे बहुत भागते हैं, और मैं खुद भी अपनी क्लास में नहीं होती थी इस यूनिट में। मुझे भी ज्यादा पसंद नहीं थी ये यूनिट। मैं तो नहीं गई थी। हाँ जी, आप लोग क्लास में थे। वैसे कह रही हूँ कि थोड़े बच्चे बच गए थे क्लास में,
संडे को, और शायद उस दिन अष्टमी थी इस वजह से, है ना? अष्टमी थी, नवमी थी, क्या था मुझे नहीं पता। तो इस वजह से शायद चले गए थे बच्चे। और वैसे भी मुझे तो पढ़ाना ही है ना। क्या कर रहे हैं? हाँ, मैंने कहा। चलो ठीक है, सुबह मिलेंगे फिर, सुबह वाली क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय सबको।